नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे का। बात लैटिन अमेरिका में आए सियासी भूचाल की करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर जो बड़ा सैन्य हमला किया, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया, और देखिए कि पूरे दक्षिण अमेरिका में सनसनी फैल गई है और अब कोलंबिया में भी खलबली मच गई है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने आनंद फानन में रात 3 बजे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। यानी कोलंबिया में भी एक डर का माहौल है। सीमा पर सेना की तैनाती कर दी गई है। और ऐसे में क्या ट्रंप अब कोलंबिया पर भी हमला कर देंगे? ये एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर के ये कोलंबिया के अंदर में जो है महत्वपूर्ण बैठक की गई है। अब ऐसे में आपको देखिए हम बताएं कि क्या कुछ थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर के है। तो देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है, पहले वेनेजुएला, क्या अब कोलंबिया की बारी है? ये सवाल अब पूछा जा रहा है। कई देशों में इसको लेकर के एक डर है। क्या मादुरो के बाद अब पेट्रो जो है वो हिरासत में होंगे? उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी पेशी होगी? ड्रग्स वॉर या साम्राज्यवाद, ये भी बड़ा सवाल है। यहाँ पर तेल पर नजर या फिर कुछ और बात है? तेल का खेल है या फिर कुछ और बात है? क्या अपना डंका ट्रंप बजाना चाहते हैं? क्या ट्रंप की शांति गई तेल लेने? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार शांति की बात करने वाले ट्रंप अब तेल के लिए किस तरह से राष्ट्रपति मादुरो जो है उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, और आज पेशी होनी है। दरअसल देखिए, ये जो कहानी है इसकी शुरुआत हुई कुछ महीने पहले से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी में लैटिन अमेरिका को लेकर के बेहद ही आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उनका यह कहना कि ड्रग्स कार्टेल और कोकीन माफिया अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं, और इसके लिए वो कोलंबिया को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब बीते दिनों की अगर हम बात कर ले तो ट्रंप ने साफ साफ धमकी दी थी कि पेट्रो अगले नंबर पर हैं, और अगर वो नहीं समझे तो कोलंबिया के साथ भी वही होगा जो वेनेजुएला के साथ यहां पर हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ। और 3 जनवरी 2026 को ट्रंप ने वेनेजुएला पर जो बड़ा सैन्य हमला किया, राजधानी काराकास में धमाके हुए और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये अब सवाल उठने लगा है कि कोलंबिया ने इस घटना को कितनी गंभीरता से लिया है। जवाब है, बेहद ही गंभीरता के साथ इसको लिया गया। और यही वजह है कि राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सुबह 3 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। और ये कोई सामान्य मीटिंग नहीं, ये एक वॉर रूम मीटिंग थी। तो अब ऐसे में आप समझिए कि कोलंबिया की क्या अब बारी है। कोलंबिया डरा सहमा सा है। कोलंबिया को लेकर के भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि अब अगर यहां पर पेट्रो नहीं समझते हैं, नहीं बात मानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मादुरो का हुआ वही यहां पर होगा, यहां पर पेट्रो के साथ भी, यानी कि कोलंबिया के साथ भी। अब देखिए, अब कोलंबिया की बारी है। क्वेश्चन मार्क, ये सवाल हर किसी के जहन में है। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को ट्रंप की धमकी, ये कुछ महीने पहले की बात है, ये धमकी दी गई, जिसके बाद यहां पर कोलंबिया डरा सहमा हुआ है वेनेजुएला की हालत को देख करके। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो कोकीन बना रहे हैं, ये भी एक बड़ा आरोप ट्रंप ने देखिए पेट्रो के ऊपर में लगाया है, जो मादुरो पर लगाया गया था। मादुरो को भी नार्को टेररिस्ट की कैटेगरी में डाला गया, जिसके लिए गिरफ्तार किया गया। पेट्रो कोकीन संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहा है, ये कहना है ट्रंप का, ये आरोप है ट्रंप का। और ये कहना कि अमेरिका को बर्बाद पेट्रो करने की कोशिश में है गुस्तावो पेट्रो का। देखिए, एक सावधान रहना होगा। यानी ट्रंप ने ये चेतावनी दे दी है कि अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो कुछ भी हो सकता है आपके सामने। और पेट्रो ने अमेरिका की कार्रवाई को संप्रभुता पर हमला बताया। पेट्रो जहां एक तरफ मीटिंग कर रहे हैं, ये वॉर रूम मीटिंग है, उसके साथ साथ अमेरिका के ये जो हवाई हमले हुए हैं, ये जो कार्रवाई की गई है, इसे बता दिया है कि ये संप्रभुता पर जो है खतरा है। और ऐसे में पेट्रो ने तुरंत वेनेजुएला बॉर्डर पर सैन्य बल तैनात करने का आदेश भी दे दिया। रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि सुरक्षा बलों ने सीमा पर किसी भी आतंकवादी हमले को रोकने के लिए सभी क्षमताओं को सक्रिय कर दिया है। आप देखिए, अमेरिका की तरफ से जो हमला हो रहा है उसे आतंकवादी हमला यहां पर करार दे रहे हैं।
कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच 2219 किलोमीटर एक लंबी सीमा है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ऐसे में ये इलाका विद्रोही गुटों और ड्रग तस्करी का गढ़ बना हुआ है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि सुरक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं इसको लेकर। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नेशनल लिबरेशन आर्मी, जो कोलंबिया का सबसे बड़ा विद्रोही संगठन है, पूरी सीमा पर नियंत्रण रखता है। और अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप वाकई कोलंबिया पर हमला करेंगे। देखिए, ट्रंप ने बीते दिनों मारे गए लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मारे लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप की तरफ से की गई जिसमें पेट्रो को अपनी हरकतों पर ध्यान देना होगा, इसकी चेतावनी दी गई। वो कोकीन बना रहे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की कैबिनेट मीटिंग में यह कहा कि कोई भी देश जो ड्रग्स अमेरिका भेज रहा है वो हमले का सामना कर सकता है। और ये बहुत बड़ी चेतावनी दे दी गई थी जिसके तहत देखिए यहां पर कि किस तरह से यहां अमेरिका ने वेनेजुएला को जो है एक निशाना बनाया। लेकिन कोलंबिया अब यहां पर बारी है। अब देखिए, हाई अलर्ट पर कोलंबिया। अमेरिका के डर से कोलंबिया ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तकरीबन 3 बजे ये मीटिंग बुलाई गई। कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये डर का माहौल, क्योंकि कुछ महीने पहले ही ये चेतावनी दे दी गई थी। मारे लागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप ने कोलंबिया को ये चेतावनी दी और मीटिंग में पेट्रो ने ट्रंप की नीतियों का विरोध किया है। और ये विरोध सिर्फ कोलंबिया की तरफ से नहीं हो रहा है बल्कि अन्य देश भी इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर कोरिया की बात करें, किम उंग जोन जो है वो भी अब आ गए हैं वेनेजुएला के पक्ष में, उसके समर्थन में और कोलंबिया के भी समर्थन में। ऐसे में पेट्रो ने सीमा को सुरक्षित करने के लिए घोषणा कर दी है, यानी अपने सेनाओं को बॉर्डर एरियाज पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के हमले को रोका जा सके। और धमकी के बाद कोलंबिया ने सीमा पर भेजी अपनी सेना। ऐसे में जो हमने आपको बताया तकरीबन 2200 के करीब जो एक किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है वो वेनेजुएला से जुड़ता है। और ऐसे में ड्रग्स तस्करी हो या फिर अन्य चीजें हो या फिर आतंकवादी वहां से जो है वो प्रवेश कर जाए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी, क्योंकि वेनेजुएला में उथल पुथल है। अब आप समझिए, अगर वहां उथल पुथल है तो वहां की कई चीजें, संदिग्ध गतिविधियां आपको कोलंबिया में भी दिखाई दे सकती है। और यही वजह है कि अपनी सुरक्षा को पुख्ता करते हुए पेट्रो दिखाई दे रहे। पेट्रो ने वॉशिंगटन के सैन्य अभियान की निंदा की है। और ये निंदा न केवल कोलंबिया, हम बार बार आपको बता रहे हैं, मैक्सिको की तरफ से, अर्जेंटीना की तरफ से, रूस, यहां तक कि चाइना, इन सब की तरफ से इस सब का विरोध किया गया है। ईरान की तरफ से भी इसका विरोध किया गया है कि ये गलत कार्रवाई जो है वो की गई है। आपने यूएन के, यानी कि एक लॉ एंड ऑर्डर जो इंटरनेशनल होता है, उसको आपने यहां पर धक्का बता दिया आपने यहां पर। और कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाया गया यूएनएससी की मीटिंग, ये इमरजेंसी मीटिंग है। कोलंबिया ने तो यहां पर ये यूएनएससी की मीटिंग बुलाई, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने भी जो है यहां पर ये मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि जल्द से जल्द जो है ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, क्योंकि ये कार्रवाई बहुत गलत है। ये गलत है कि किसी देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश में जाकर के पेशी उनकी हो रही है और उन पर ये तमाम बड़े आरोप जो है वो यहां पर लग रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, ट्रंप ने कैरिबियन सागर में अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। अब ऐसे में लगभग 15,000 अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र में मौजूद हैं। पेंटागन ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर नाम दिया। और अब सबसे खतरनाक बात यह कि ट्रंप ने कहा पेट्रो अगले नंबर पर है। मुझे उम्मीद है कि वो सुन रहे हैं, जिसका विरोध राष्ट्रपति पेट्रो ने भी किया था। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो कोई साधारण नेता नहीं है, वो वामपंथी विचारधारा वाले कोलंबिया के पहले राष्ट्रपति हैं और उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब दिया। पेट्रो ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर किसी देश ने हजारों टन कोकीन को अमेरिकियों तक पहुंचाने से रोका तो वो कोलंबिया ही है। यानी जो आरोप लगाए गए ट्रंप की तरफ से, उसे सीधे सीधे पेट्रो ने नकार दिया। उन्होंने ट्रंप को यह भी चेतावनी दी कि अगर जगुआर को मत जगाओ, अगर जगाओगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये सीधी चेतावनी ट्रंप को पेट्रो की तरफ से दी गई, यानी कि कोलंबिया किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। और आप न समझिए कि वेनेजुएला पर जिस तरह से आप हमला करते हैं और अचानक से
वहां के राष्ट्रपति उनकी पत्नी को आप उठा करके ले जाते हैं, ये आप कोलंबिया के साथ नहीं कर सकते। हम हर चीज के लिए तैयार, जगुआर को मत जगाओ, ये सीधी चेतावनी दी गई है। अब पूरी दुनिया इस संकट को देख रही है। पेट्रो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की। कोलंबिया पिछले 2 साल पहले ही सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। तो एक तरफ देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और वहीं दूसरी तरफ आपको पेट्रो, कोलंबिया, जो ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के नाम पर किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये ट्रंप का दावा है। दूसरी तरफ लैटिन अमेरिकी देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कमर कस चुके हैं, जिस तरह से पेट्रो ने यहां पर चेतावनी दी। और देखिए कि कोलंबिया ने सीमा पर सेना की तैनाती कर दी है। मानवीय संकट का बादल मंडरा रहा है। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या अमेरिका फिर से लैटिन अमेरिका में सैन्य हस्तक्षेप करेगा, जैसे इतिहास में भी कई बार किया? और क्या कोलंबिया ट्रंप का अगला निशाना बन जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। पूरे देश की नजर इन तमाम सवालों के ऊपर में है और सबसे अगर कहें सवाल उठ रहे हैं यूएन को लेकर के। यूएन कहां है? यूएन कहां है? क्यों नहीं हस्तक्षेप है? आज महत्वपूर्ण इसकी बैठक है, ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, देखना है कि इस पर क्या बातचीत होती है। लेकिन हम सभी जानते हैं यूएन पर अगर किसी का वर्चस्व है तो वो है अमेरिका का। अब देखना है कि बाकी देश किस तरह से अमेरिका को बताते हैं कि जो कार्रवाई आपने की वो गलत की। और इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ यहाँ पर जो है वो जुड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जो है वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ। वही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर के बाद हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी हम सीधे रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल शिवदान जी, आपका रुख करते हुए, कोलंबिया की अब बारी है क्या? जो ट्रंप ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि वेनेजुएला में मादुरो के साथ जो हुआ, कोलंबिया कान खोल करके सुन ले कि अगला नंबर उसका। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप ने ये अपनी डिक्टेटरशिप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, किस प्रकार से वो किसी के साथ कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो कानून के हिसाब से मान्य है या नामान्य है। उन्होंने अपनी मर्जी से भारत पर टैरिफ लगा दिया, हम रशिया से तेल ले रहे थे। उसके अलावा बहुत सी ऐसी एक्शन किए हैं उन्होंने जो कि इसमें डिक्टेटरशिप टाइप के हैं। अभी जो उन्होंने वेनेजुएला में किया है वो भी डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक देश के राष्ट्रपति को किडनैप करके लाना, मैं इसको किडनैप ही बोलूंगा, जिस तरह से उसको वहां से उठाया गया है। अपने उसका आपने रेड की और उसको उनको उठा करके इस तरह ले आए जैसे कि आतंकवादी किसी को ले जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इतना दिखा दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इन कंडीशंस में जो उन्होंने कोलंबिया को धमकी दी है, तो वो भी एक प्रकार से हो सकता है कल करें। इसके लिए यदि विश्व में आवाज नहीं उठी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया, तो हो सकता है कि ट्रंप इस बात को भी कर दें। वो सोचेंगे कि शायद मेरा जो एक्शन है पूरे विश्व ने इसको मान लिया है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर स्ट्रांगली उठाया जाना चाहिए। और अब समय आ गया है जब संयुक्त राष्ट्र संघ का दोबारा से पुनर्रचना की जानी चाहिए और उसमें बड़े बदलाव किए जाने चाहिए, जिससे कि विश्व में इस तरह की हरकतें कोई दोबारा ना कर सके। जी कर्नल कुणाल, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यूएन पर हर किसी की अब नजर टिकी हुई है। हर देश जो ये देखिए कि आर्थिक तौर पर अगर कहे या फिर सैन्य दृष्टिकोण से कहे, अमेरिका से कमतर है। मतलब रशिया और चाइना पर तो अमेरिका कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बाकी अन्य देशों की अगर हम बात कर ले तो मैक्सिको की, अर्जेंटीना की, या फिर हम बात यहाँ कोलंबिया की कर ले, ये सब एक डरे सहमे और इनकी नजर अब यूएन पे है कि यूएन क्या फैसला देगा, यूएन किस तरह से अमेरिका को रोकेगा। अभी रिसेंटली हमारा फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बताया है, आप लोगों ने भी सुना होगा, जे यूएन का जो चार्टर है वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इनका
दायित्व सब 1945 में यूएन बना था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वो अभी नहीं रहा। और पॉलिटिकल चेंज है, इकोनॉमिकल चेंज है, सो वो 5 आदमी से नहीं होगा, 5 देश में से नहीं होगा, उसको बढ़ाना है, ये हमने बताया है। और देयर आर मेनी कंट्रीज जो है अभी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो गया, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया। तो ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1945 में था और 5 सिक्योरिटी काउंसिल का आदमी था, वो अभी चेंज करना चाहिए। ये इसी के ऊपर बेस करके ही हम बता रहा है। ये जो ट्रंप अभी नोबेल प्राइज पीस प्राइज के लिए तड़प रहा था, जो मैंने 7 लड़ाई बंद कर दिया, अभी वो देखा कि अभी लड़ाई शुरू करने में ही उसका कुछ इज्जत बचेगा, नहीं तो उसका इज्जत मट्टी पे। ये अमेरिकन एक फॉरेन पॉलिसी है, ये कोई प्रेसिडेंट आने में जाने में नहीं होता है। ये जो आपने बताया, जो दादागिरी, अमेरिकन का दादागिरी और यूनाइटेड नेशंस में भी दादागिरी, ये अमेरिका चलता है। क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान लड़ाई शुरू किया है और लड़ाई में इंडिया में 20 आदमी को पहलगांव में मारा है, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को $1.5 मिलियन उसका ऋण दे दिया, मतलब लोन दे दिया है। तो ये उनका डबल स्टैंडर्ड की बात है। और ये जो बोला है कि हमने वेनेजुएला को टाइट किया है, हमने कोलंबिया को भी टाइट करेंगे, लेकिन एक बात है, ट्रंप ये तो मानना पड़ेगा, जो कोलंबिया एंड वेनेजुएला, इनका मेन फॉरेन एक्सपोर्ट, वेनेजुएला का तो ऑयल है, लेकिन कोलंबिया का मेन ये ड्रग्स है। हमें पता होगा आपका मेंबर्स को, 1994 में एक फुटबॉलर एस्कोबार, तो एंजेलो एस्कोबार, वो 1994 में एक सेम साइड गोल दिया था, गोल हो गया था वर्ल्ड कप में, और उसमें कोलंबिया हार गया था। तो उसमें जो ड्रग माफिया था उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया था, और कुछ आदमी को 30 इयर्स का जेल हुआ था। माना कि कोलंबिया का अगर ड्रग्स को लेकर के कनेक्शन है, सारी चीजें हैं, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। आप किसी भी देश पर इस तरह से हमले नहीं कर सकते, किसी भी देश को आप धमकी नहीं दे सकते। अब ये तो वही बात हो गई ना कि आप आर्थिक तौर पर मजबूत है, आप सैन्य तौर पर मजबूत है, आपको हमेशा से उतनी तवज्जो दी गई है, और आपने कहीं ना कहीं, अगर पिछले हम बातों कर ले तो आपने वो जगह अपनी बनाई भी, एक दबदबा अपना बनाया, चाहे वो फंड दे करके दबदबा बनाना हो या सैन्य सहायता दे करके दबदबा बनाना हो। लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं हो जाता ना कि आज के वक्त में आप कुछ भी करेंगे। अगर लग रहा है कि कोई कंट्री ड्रग्स सप्लाई और इसकी वजह से अमेरिका को नुकसान, तो आप यूएन में जाइए ना, आपका तो दबदबा है, आप तो जो चाहे आप कर सकते हैं। लीगल वे में चीजें क्यों नहीं करते? नहीं, ये जो कोलंबिया का बदनाम है ड्रग माफिया के चक्कर में, ये तो काफी दिन से चल रहा है, ये कोई नया बात नहीं है। और ये चीज कोई भी देश का अधिकार होता है कि आपने हमारे देश में, मतलब अमेरिका को, ये ड्रग से नशाबंदी और ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए सहायता करता है। हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इंडिया में, ये जो लिबरेशन के चक्कर में, आजाद कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान जो टेररिस्ट हमें हमारे देश में भेजता है और हमारे आदमी को मारता है, इट इज सिमिलर। मे बी ट्रम्प मे बी थिंकिंग ऑन दैट सिमिलर लाइन, जे आप लोगों ने मेरा देश को खत्म कर रहा है, मेरा देश का आदमी को जो भी है ड्रग में फंसा रहा है, इसके लिए वी आर ऑल्सो एलिजिबल टू वर्क अगेंस्ट यू, मतलब हमें भी आपको अटैक करने का अधिकार है। जिस पॉलिसी में इंडिया अटैक कर रहा है पाकिस्तान को, मतलब तुम हमारे तो देश में इंटरनेशनल लॉ में इसकी इजाजत है कर्नल कुणाल, जिस तरह से मैं आपको समझ पा रही हूँ कि इंटरनेशनल लॉ में इसकी इजाजत है, यूएन इसकी इजाजत देता है कि आपको लग रहा है कि आपके देश पे खतरा है, आप हमला कर सकते हैं, आप वहां के प्रेसिडेंट को, आप अपने वहां के प्रेसिडेंट को उठा सकते हैं, आप लाके अपने देश में उनके प्रेसिडेंट को उठा नहीं सकते। ये बात तो हम नहीं मालूम है, इसीलिए आपने भी अभी बताया कि रात को 3 बजे यूनाइटेड नेशंस में स्पेशल सिक्योरिटी काउंसिल है, लेकिन ये थोड़ा दादागिरी हो गया है ट्रंप का। लेकिन ये जो कोलंबिया का बात है,
मैंने अभी इंटरनेट में देख रहा था, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं है। एग्जैक्टली ट्रम्प बोला है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इट साउंड्स गुड। मतलब वो किसी ने पूछा था कि आपने क्या कोलंबिया को भी अटैक करेंगे, उन्होंने कुछ प्लान बताया नहीं, ना ही कोई हमारा पास खबर है जे मिलिट्री इन्वेशन होगा तो मिलिट्री सिम्टम्स मिलता है कि यहाँ पे सैन्य मूव कर रहा है, जी ऐसा कोई नहीं मिला है। जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कर्नल शिवदान जी ये बताइए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि किसी भी वॉर के लिए जो है पहले से डिस्क्लोज चीजें नहीं की जाती हैं कि आप किस पे हमला करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोलंबिया के प्रेसिडेंट को ये धमकी दे देना, कोलंबिया को एक चेतावनी दे देना, कैसे आप इसको देखेंगे? और इसी के साथ अब क्योंकि मैक्सिको की तरफ से भी, अर्जेंटीना की तरफ से, ईरान, रूस, चाइना, हर कोई यहां पर अमेरिका का विरोध कर रहा है उनकी इस कार्रवाई पर। तो अब ऐसे में ये माने कि अपने तरफ से जो एक जाल बिछाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की इस हमले के जरिए, कि आप ये भले ही कह दें कि हम तो नार्को टेररिज्म के अगेंस्ट में चीजें कर रहे हैं, हम तो ड्रग्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं, लेकिन असली खेल क्या है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरी दुनिया को इस बारे में जानकारी है। तो क्या वो अपने ही जाल में डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर यूएन में इन तमाम देशों ने, खासतौर से चाइना और रशिया ने पुरजोर तरीके से अपने पक्ष को रखा? तो देखिए, ऐसा है, इस प्रकार की इमेज अमेरिका की थी कि विश्व की महाशक्ति था और उसकी एक अलग इमेज थी कि अमेरिका जो है सबका भला चाहता है, मगर वो इमेज अब अमेरिका की खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह के एक्शंस कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप अपने आप को सेल्फिश दिखा रहा है कि उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, एक राष्ट्रपति अमेरिका का इसमें कोशिश कर रहा है। उसके अलावा जगह जगह इंटरफियर कर रहा है, ईरान पर बमबारी की, इजराइल और ईरान के युद्ध के समय में जगह जगह अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका की लोकप्रियता है वो खत्म होती चली जा रही है, और जो एक अमेरिका की इमेज थी वो दुनिया में खत्म हो रही है। इस प्रकार से अमेरिका की इमेज का असर उसकी आर्थिक गतिविधि में पड़ेगा, इकोनॉमिक जो उसकी एक्टिविटी है वर्ल्ड में, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। इस प्रकार इंडिया ने रूस से अपने ऑयल कनेक्शन को नहीं तोड़ा है और बढ़ाया है। इसी प्रकार से देश जो है अमेरिका से अब हटेंगे और देशों के साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप कर रहा है अपने डिक्टेटरशिप से, और ये केवल इसलिए हुआ है जो वेनेजुएला पर हमला, कि हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रही है किसी भी एक्शन के अगेंस्ट में, इस तरह के इलीगल एक्शन के अगेंस्ट में। तो इस प्रकार से अब समय आ गया है कि विश्व के सारे देशों को आवाज उठानी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये अपील की जानी चाहिए कि अमेरिका के इस एक्शन की निंदा की जानी चाहिए। और यदि प्रेसिडेंट ट्रंप कोलंबिया की ड्रग्स के ऊपर इतना उनको सवाल था, तो अब तक उन्होंने यूनाइटेड नेशन से कहकर के उसके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगवाए? जिस प्रकार से इकोनॉमिक टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाला था, इसी प्रकार से कोलंबिया को भी किसी लिस्ट में डाला जाना चाहिए था। इससे उसको पता लगता कि विश्व के लोग उसके बारे में जान चुके हैं, उसमें प्रतिबंध लग चुके हैं जी। ये अब तक क्यों नहीं हुआ है? यही वेनेजुएला के साथ क्यों नहीं हुआ है? तो ये सब इसलिए है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वेनेजुएला पे आई थिंक सर प्रतिबंध कई सारे थे, बीच में बातचीत का दौर भी चला था कि चीजें आप प्रतिबंध हटाइए और आपके साथ हम बेहतर रिश्ते करेंगे, जो जानकारी निकल करके वेनेजुएला से सामने आई। लेकिन उसके बाद जो एक छत्र राज्य अमेरिका चाहता था वहां पर बात नहीं बन पाई और फिर यह हमला हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बताइए इस चीज को। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये हमला जो है केवल ड्रग्स के लिए नहीं हुआ है। जो वेनेजुएला में तेल का बहुत बड़ा भंडार है, जिसका 70 ज्यादा भंडार वेनेजुएला में है, और जैसा कि अभी सामने आया है, अमेरिका ने उनकी सारी ऑयल कंपनियों पर अपना नियंत्रण कर लिया है, और जिस प्रकार से अमेरिका जो है वहां के ऑयल भंडारों पर कब्जा करके अपने को तेल का एक बड़ा भंडार सिद्ध करना चाह रहा है, और इसके द्वारा वो विश्व में अपनी इमेज दोबारा से इस तरह की बनाना चाहता है कि उसके पास ऑयल का भंडार है और जिसको चाहे वो ऑयल दे सकता है, जिसको चाहे ना दे सकता है। तो इस प्रकार से बेसिकली वेनेजुएला के ऑयल पर उसकी नजर है।
और उसी के कारण ही उसने हमला किया है। तो बिल्कुल, सबसे पहले तो जिक्र ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया कि अब हमारे यहाँ की कंपनी वहां पर तेल का जो है ये करने जाएगी, तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब ऐसे में हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस खास चर्चा में। संजीव सर, ये क्योंकि तेल का जिक्र हो रहा है और हम जानते हैं कि चाइना बहुत ज्यादा जो है वेनेजुएला से तेल जो है वो लेता है, और ऐसे में अगर ये कहें कि ये प्रेशर अमेरिका की तरफ से दे दिया गया, चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना ने भी कहा कि आप हमारे दोस्त को छोड़ दीजिए। उत्तर कोरिया भी, किम जोंग जो है वो सामने आ गया है कि हमारे दोस्त को आप छोड़ दीजिए। रहता आप देखेंगे कि फिर क्या होता है, और हर कोई अब परमाणु संपन्न है। तो आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में इस पूरी परिस्थिति को, सिचुएशंस को? सबसे पहले किरण जी, आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा अप्रोच है, उसमें डबल स्टैंडर्ड्स भी और बहुत ही भ्रम भी दिखाई देता है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की एनर्जी पॉलिसी की बात करूं, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प जब सत्ता में दूसरी बार आए तो उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की थी जिसका कि उन्होंने नाम दिया था ड्रिल बेबी ड्रिल। और उसके पीछे का तर्क ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास स्वयं ही इतने ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स हैं कि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जो ड्रिलिंग खुद करेंगे और खुद ही अपने जो रिसोर्सेस हैं उसको अपना इस्तेमाल करते हुए उसको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, और बाहर से और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका अपने ऑयल रिजर्व्स को न सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेगा बल्कि पूरे विश्व को भी वो जो है इसको एक्सपोर्ट करेगा और उससे भी बड़ा लाभ उठाएगा। लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के प्रति जो नीति दिखाई देती है, जाहिर है कि वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ी मात्रा में उसके पास ऑयल के रिजर्व्स हैं। अमेरिका 5वें नंबर पे आता है। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है उसमें अमेरिका फिर से वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर अपना उसकी कुदृष्टि है, और वो जो है वहां के ऑयल को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, और उसको एक्सप्लॉइट करने की प्रक्रिया में उसने वेनेजुएला पर एक तरह से कब्जाई करने का कदम बढ़ा दिया है, राष्ट्रपति को ही वहां से उठा लिया है। और ये जो पूरी स्थिति है वो जाहिर है कि अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की क्या सोच है, उसमें कितना भ्रम है, वो भी दिखाता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम अपनी ड्रिलिंग खुद करेंगे, हमारे पास इनफ ऑयल के रिसोर्सेस हैं, और दूसरी तरफ आप वेनेजुएला के ऑयल को भी आप लेना चाहते हैं और दुनिया भर के ऑयल रिजर्व्स पर भी आपकी नजर है। तो ये जो पूरी अमेरिका की एनर्जी पॉलिसीज की भी अगर बात करें तो उसमें भी भ्रम दिखाई देता है, उसमें भी डबल स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। तो ये जो पूरी स्थिति है वो जाहिर है कि अमेरिका की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है उसको में कमी लाने का ही ये इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति का देख रहे हैं क्या सर आप? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका चाहे ना चाहे अगले आने वाली जो व्यवस्था है वो मल्टीपोलर ऑर्डर होगा, वो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था होगी। उसमें अगर आप राष्ट्रों को दबाने की कोशिश करेंगे कि भारत, चाइना, रशिया, ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं वो आगे ना बढ़े, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये राष्ट्र आगे बढ़ेंगे, हम सभी आगे बढ़ेंगे और अपने अपने स्थान को बनाएंगे। पूरे विश्व में आज इमर्जिंग पावर्स लगातार उनका उभार हो रहा है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, और ब्रिक्स में तो अब 10 के राष्ट्र हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की भी चिंता सताती है कि कहीं कोई डी-डॉलराइजेशन ना हो जाए। लेकिन देखिए, अभी तक जो ब्रिक्स के राष्ट्रों का जो अप्रोच है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक काफी कंस्ट्रक्टिव रहा है। वो जो राष्ट्र हैं वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ जाकर के हम कोई कार्य कर रहे हैं। भारत की विशेष रूप से मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि भारत की जो नीतियां हैं, जो मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था को स्थापित करने का जो भारत का संकल्प है, वो अमेरिका के विरुद्ध कार्य करने का संकल्प नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारत बहुत अच्छे संबंध चाहता है, और ये पिछले 25 वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। शीत युद्ध के समय का अगर भारत अमेरिका का संबंध उठाकर देख लें तो उससे ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुए संबंध दिखाई देते हैं। और जाहिर है कि उसका जो आधार भी बहुत गहरा है कि भारत और अमेरिका विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दोनों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं। और जाहिर है कि आज की जो भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है इसको हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अंडर द सन कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है
जिसके ऊपर भारत और अमेरिका आज कोलैबोरेट ना करते हो। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स भारत और अमेरिका के आते हैं वो कई कई पेजेस के होते हैं, लंबे ज्वाइंट स्टेटमेंट्स होते हैं, क्योंकि इतने विषय होते हैं कि सभी को लिखने में और सभी के ऊपर अपने विचारों को रखने में और विजन को देने में, पॉलिसीज को देने में। टैरिफ का जो एक बम फोड़ दिया जाता है अभी हाल फिलहाल में भी, अगर मैं ये वेनेजुएला में भी बताऊं तो ये सिचुएशन होते होते में टैरिफ को लेकर के फिर एक बयान आ गया कि भारत को तो हमारी बात मानी होगी। ये प्रेशराइज क्यों करना, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ में है, पूरी दुनिया जो है अमेरिका के खिलाफ चीजें कर रही है, चाहे अलग से एक कहे कि करेंसी बनाने की बात हो, डॉलर के अगेंस्ट चीजें, कि हमारा भी एक अलग ऑप्शन मोनोपोली क्यों हो। तो ट्रंप को ये बार क्यों लगता है कि भाई उसके खिलाफ है सब कुछ? देखिए, ये ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप की सोच है, ये उनकी समस्या है, और जाहिर है कि ये इस तरीके का जो अप्रोच है अब वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। भारत का जो अप्रोच अमेरिका के प्रति बहुत कंस्ट्रक्टिव है। सारे राष्ट्रपति ट्रंप के दबावों के बावजूद भी भारत ने जो संतुलन दिखाया है, जो विवेक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इन सारी स्थितियों को डील किया है, वो अपने आप में एक नजीर है, एक एग्जाम्पल है कि कोई भी राष्ट्र किसी के समक्ष न झुकते हुए भी कैसे इतना संतुलित रह सकता है। तो ये भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत अमेरिका के किसी भी दबाव में कभी भी झुकने नहीं जा रहा है। किरण जी, देखिए, भारत की चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो विदेश नीति हो, उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता, यानी कि अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखने का जो विचार है और उसके आधार पर अपने निर्णय लेने का और स्वयं से निर्णय लेने का जो विचार है, वो भारत के नीतियों में इंटीग्रल पार्ट रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और भारत को किससे तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये तो भारत की सरकार डिसाइड करेगी। ये तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे। ये अमेरिका थोड़ी डिसाइड करेगा कि हम कहां से किसके साथ कैसा इंटरेक्शन रखेंगे। तो ये बात भारत ने बहुत स्पष्ट कर दी है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने कुछ की सेक्टर्स के संदर्भ में अमेरिका को बता दिया है कि जो डेयरी का और कृषि का और फिशरीज का जो क्षेत्र है, जो वहां पे बड़े हमारे अपने राष्ट्र के आम लोगों के जो हित हैं उससे जुड़े हुए हैं, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और अगर अमेरिका को भारत के साथ डील चाहिए तो एक विन विन फार्मूले को अमेरिका को भी समझना होगा। जहां विन विन फार्मूला संभव है वहीं पर बातचीत हो सकती है। जो ऐसे क्षेत्र की जहां पर कोई कंप्रोमाइज संभव नहीं है, जाहिर है कि वहां पर कोई बातचीत आगे नहीं हो सकती। ये बात अमेरिका को समझनी होगी। कर्नल कुणाल, इस चीज को बताइए, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद कोलंबिया की बारी है। अगर अभी हम लिस्ट में देख लें, क्योंकि अमेरिका ने तो मुझे लग रहा है कि अपने दुश्मन बहुत ज्यादा बना लिए हैं, आप उनके दुश्मनों की लिस्ट में किन किन देशों को देख रहे हैं और तैयारी उनकी अब क्या हो सकती है? कोलंबिया ने तो कह दिया हमने सीमा पर सेनाओं को तैनात कर दिया है, लेकिन अमेरिका के सामने टिक पाना टफ है। लिस्ट का आप क्या देख रहे हैं? नहीं, अमेरिका का लिस्ट में तो सबसे पहले रशिया है, तो उसके बाद चाइना है, उसके बाद इंडिया है। बिकॉज दीज 3 कंट्रीज आर नॉट, वो अमेरिका की बात सुन नहीं रहा है। रशिया के राष्ट्रपति को भी उठा सकते हैं क्या, किस तरह से ले गए? और नहीं, राष्ट्रपति उठाने का बात नहीं है, वो तो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है, क्योंकि वो काफी वीक मिलिटरीली है। ऐसे नहीं है जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या चाइना का प्रेसिडेंट को उठा ले जाएंगे। लेकिन आपने जो कहने का मतलब है जे अगेंस्ट में है, और वो तकलीफ में इसीलिए है जे दूसरे कंट्री वो जो हेजेमोनी है, मतलब हम सुप्रीम है, हमारे बात सब आदमी सुनेगा, ये नहीं सुन रहा है। इसीलिए ट्रंप का जो आइडिया है, अमेरिकन आइडिया है, ये इसी चक्कर में वो कोलंबिया को बहाना चाहिए। हम किसी भी तरीके से बहाना बना लेंगे। किसी को मतलब बैड आदमी को बहाना बनाने का कोई एक्सक्यूज ऑलवेज मिल ही जाता है। मेरे को 3-4 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ प्रेसिडेंट का, ये जो क्यों ट्रंप का है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कोलंबिया इज ए सिक, मतलब दुर्बल कंट्री है, एंड यूएस मिशन फॉर सच एक्शन साउंड्स गुड टू मी। मतलब ये जो मिशन अटैक करने का, वो साउंड्स गुड टू मी। ऑलरेडी वेनेजुएला अटैक्ड एंड प्रेसिडेंट कैप्चर्ड इन द सेम चार्जेस। लेकिन ये पेट्रो बोला है जे ट्रंप इज मिस इन्फॉर्म्ड,
मतलब उसको गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है। एंड हमने ये टेकिंग इनफ स्टेप्स टू ये ड्रग माफिया के अगेंस्ट में हम स्टेप ले रहा है। ट्रम्प स्टेटमेंट्स आर रियोटिक एंड एग्रेसिव इन लैंग्वेज, क्रिटिसाइज द ड्रग पॉलिसी। ये मतलब अपना जो इन्फ्लुएंस दादागिरी है वो दिखाने का है। नो, लेकिन आपको मैं बताऊं, मेरा इंफॉर्मेशन के मुताबिक नो वेरिफाइबल प्लान, टाइम टेबल और ऑथराइजेशन फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट गिवन फॉर सच एन इन्वेजन। मतलब ये अमेरिका अभी फॉर्मली कोलंबिया को अटैक करने का कोई प्लान नहीं है और कोई टाइम टेबल भी नहीं दिया है। ट्रंप ने ऐसा ही सिर्फ बोला है कि ये एक अच्छा वायबल ऑप्शन है एंड इट साउंड्स गुड टू मी। एंड थर्ड लास्ट पॉइंट है, ये कंट्री सेज इट इज डेंजरस एंड डिस्टेबिलाइजिंग अगेंस्ट अमेरिकन पॉलिसी। मतलब ये जो ड्रग जा रहा है ये अमेरिका को क्षति पहुंच रहा है एंड हम कुछ भी स्टेप लेंगे अमेरिकन सिटीजन को बचाने के लिए। तो लेकिन यूनाइटेड नेशंस का जो पॉलिसी है वो बोला है इट इज डेंजरस पॉलिसी, इंटरवेंशंस ऑन फॉरेन। अमेरिका में तो खुद उन्हीं के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। एकदम आपने सही बताया है। एंड यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर और पॉलिसी है एक दूसरे देश को इन्वेशन करना ये गलत है। ये हमने देखा है जब कुवैत में अटैक किया था, जर्मनी एंड फ्रांस अपोज किया था। फ्रांस तो बोल दिया था हमने वीटो लगाएंगे। इसीलिए इंग्लैंड और अमेरिका दोनों ने ये इराक के अगेंस्ट में अटैक किया था। ये यूनाइटेड नेशंस में गया ही नहीं है। और आपको याद दिलाऊं मैं, जो जब ये अटैक हुआ था इराक के ऊपर, अमेरिका बोला था वो यूनाइटेड नेशंस कैन क्राई एंड शाउट वी आर गोइंग टू अटैक। मतलब अमेरिका चाहे तो उसी टाइम, मतलब ये हुआ था 95-98 में, तो उसी टाइम भी अमेरिका यूनाइटेड नेशंस को थंबा दिखाया था, बोला जे हम तुम्हारे बात सुनने मैंने वाला 8-8 नहीं है। युद्ध रुकवाए कर्नल कुणाल, अभी तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अपने सोशल मीडिया पे वो टैग भी करते हैं 8 युद्ध रुकवाए, ये मैंने करवाया, ये तो यूएन का काम था। मतलब ये एक बड़बोलापन तो है, लेकिन हर क्रेडिट अपने में, भले ही युद्ध रुके ना रुके, और जो अव्यवस्था फैला रहे, जो अशांतियां फैला रहे, उसके जिम्मेदार कौन होंगे ये बताना जरूरी है अब डोनाल्ड ट्रंप को। ऐसे में हमारे साथ मल्लिका पांडे जी भी जुड़ चुकी हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। मल्लिका जी, जो बात यहाँ पर कर्नल कुणाल कह रहे थे कि किस तरह से जो है अब कोलंबिया के लिए कोई अभी टाइमलाइन नहीं डिसाइड किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोलंबिया तैयार है। पेट्रो का ये कहना जगुआर को मत जगाओ, यानी एक डर है कि चेतावनी दे दी है, बोल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये हमला भी हो जाए, जो वेनेजुएला को भी एक डर था। कई बार इसकी बातें भी सामने आ गई थी कि कभी भी अमेरिका जो है हमला कर सकता है। बिल्कुल किरण जी, सिर्फ कोलंबिया ही नहीं, आप देखिए क्यूबा भी उनकी टारगेट में है। कोलंबिया से लेके क्यूबा तक सब लिस्ट निकाली गई है यूएस के टारगेट्स क्या क्या हैं, जिसमें यूएस ने डायरेक्टली थ्रेट दिया है। इनफैक्ट अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो कोलंबिया एक बहुत बड़ा एलाई था यूएस का लैटिन अमेरिका में, सबसे लार्जेस्ट उसका एलाई, सबसे स्ट्रॉन्ग उसका दोस्त। आप देखिए कोल्ड वॉर के टाइम से कोलंबिया रहा है यूएस का। बट अभी क्या है, जो पेट्रो है वो लेफ्ट लीनिंग प्रेसिडेंट है, वो लेफ्टिस्ट हैं। तो ट्रम्प जी को थोड़ा सा, जब अपने हिसाब से चीजें अगर आप देखा जाए उनके कार्यकाल में अगर हम देखें, तो जहां भी उनकी मर्जी का कुछ नहीं चल रहा है तो वो उसको हटाने का बात करते हैं या उसको चेंज करने का बात करते हैं। और इस वेनेजुएला के केस में तो उन्होंने डायरेक्टली उनको सीधे ही वहां से प्रेसिडेंट मादुरो को किडनैप कर दिया। आपने वामपंथी लेफ्टिस्ट का यहाँ जिक्र किया, क्या इसका मतलब अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप पर इनकी कुछ स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस आएंगे क्या? मतलब इससे क्या थोड़ा डर है? बिल्कुल बिल्कुल। जबकि पेट्रो जी ने, अगर हम कुछ आप टाइम पहले देखिए, जब ट्रंप ने सीधे कोलंबिया को थ्रेट किया था, क्योंकि सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर जो ट्रंप यूज करते हैं, क्योंकि और कुछ बोल नहीं सकते, वो है ड्रग ट्रैफिकिंग। और कोलंबिया हिस्टोरिकली देखा जाए तो, जैसे कर्नल साहब ने भी बोला था कि कोलंबिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकेन है आज के टाइम में इन द वर्ल्ड। तो उसमें क्या है कि यूएस उनको डायरेक्टली इस चीज में प्रेशर करता है, जबकि पेट्रो ने बहुत मल्टीपल बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोला है कि हम ड्रग
ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। ट्रम्प आए, देखें क्या है क्या नहीं है, उसके मापदंड खुद देखें हमारा यहाँ पर आके, बट वो नहीं आते हैं। वो सीधे यही बोलते हैं कि नहीं तुम लोग गलत हो। तो ये और इसके लेफ्टिस्ट होने पीछे से की वो मंशा, चीज एक तो क्योंकि करेगा और वेनेजुएला नहीं तो खड़ा हो हमने जा रहा है। मल्लिका जी, वेनेजुएला तो हमने समझ लिया तेल के लिए, और तेल का भंडार ही कहीं ना कहीं वेनेजुएला का एक बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। कोलंबिया से क्या चाहिए इस ड्रग ट्रैफिकिंग के अलावे भी, ड्रग जो नेटवर्क है उसके अलावे भी कुछ और भी कोई एक मंशा है डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका की? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कोलंबिया से बहुत लोग माइग्रेंट्स यूएस में इलीगली एंटर होते हैं। उनका एक स्पेसिफिक मतलब एक बॉर्डर लाइन है जहां से बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स जाते हैं, इलीगली यूएस में एंटर करते हैं। तो वो भी ट्रम्प का एक बहुत बड़ा टारगेट है, जहां पर वो इन लोगों को यहाँ से फॉर्मली अटैक तो नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो कोलंबिया में अगर जब वो अपनी पहुंच बढ़ा देते हैं तो वो ये सब चीजें रोक पाएंगे। और ये भी एक वजह हो जी, सकती है। इसको बिल्कुल, ये लेकर एक के बहुत बड़ी मैं वजह है। इसको लेकर मैं कर्नल शिवदान जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले आपने वामपंथी और लेफ्टिस्ट का जो जिक्र किया कि पेट्रो डायरेक्टली आ रहे हैं, उनकी चेतावनी को वो कहीं ना कहीं काउंटर भी कर रहे हैं। ऐसे में अभी जो उपराष्ट्रपति अंतरिम राष्ट्रपति बनी है रोड्रिग्स, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी धमकी दी है कि अगर सुधरे नहीं तो बहुत बुरा हश्र होगा। वो भी वामपंथी हैं। मलिका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। जी आ रही है, अनम्यूट आया। हाँ। किरण जी, अगर आप देखिए तो जो लेफ्ट लीनिंग है, जैसे ट्रम्प का से एक ही चीज है, माइट इज राइट, बस मैं ही राइट हूं, मेरे अलावा कोई राइट नहीं है। तो जो भी उनके ऑपोजिशन में है, चाहे वो आइडियोलॉजिकली हो, चाहे वो इंडिया हो जो थोड़ा सा बेंड हो गया है रशिया की तरफ आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो जितने भी, जैसे कोलंबिया है, बहुत, मैंने आपको जैसे बताया, हिस्टोरिकली उनका दोस्त रहा है कोलंबिया, कोल्ड वॉर के टाइम से दोस्त रहा है, बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। बट कल जाके कोलंबिया ने वेनेजुएला को सपोर्ट किया है। उनके प्रेसिडेंट पेट्रो ने एकदम स्टेटमेंट बिल्कुल, निकाला है क्योंकि कि जो अमेरिका ने किया गलत कि किया कहीं है। अगली बिल्कुल, बारी जो है वो हमारी ना हो जाए। वो कर्नल हमारी ना हो। जी हमारी तो ना जो हो उनके जाए। आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है उसके वो अगेंस्ट चले जा रहे हैं, अगेंस्ट चाहे वो चले लेफ्ट हो चाहे वो कोई भी हो। जी। अब ये कर्नल शिवदान जी, इस चीज को, क्योंकि हम लगातार इसकी बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस हिसाब से जो है बाकी देशों पे ये हमला एंड ऑल सारी चीजें, लेकिन उनके देश में खुद जो है ये विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि अगर मैं आज के न्यूज़पेपर की भी बात कर लूँ, जो अमेरिका के न्यूज़पेपर है, काफी रिनाउंड है सारी चीजें, तो उनके तरफ से ये कि हम लिखे तो लिखे क्या, क्या किया अमेरिका ने, क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने, समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसको लिखे कैसे, क्योंकि खुद हमने ही रूल्स को तोड़ा है, यानी अमेरिका की तरफ से ही तोड़ा गया है। तो लोग जो उनकी जनता है वो थोड़ी सी झेप सी गई है, हम कहें। देखिए, जैसा कि मैंने कहा है, अमेरिका की लोकप्रियता विश्व में गिर रही है। एक रेस्पेक्टेड देश की तरह नहीं देखा जा रहा अमेरिका को। अमेरिका को इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर में इस तरह देखा जा रहा है, तो डिक्टेटरशिप एटीट्यूड है अमेरिका का। जहां चाहे वो करने की कोशिश करता है, जिसको चाहे उस पर अटैक कर दे, जिसको चाहे जिस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट कर ले। तो वहां की जो जनता है अमेरिका की, एक बार ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि अमेरिका की जनता जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों में बहुत विश्वास रखती है। ऐसी जनता के राष्ट्रपति इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जहां चाहे जो कुछ कर दे। तो इस प्रकार से ये लोकतंत्र का ये तरीका नहीं जिस तरह की एक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप ले रहे हैं जी। इसलिए वहां की जनता में उनके खिलाफ विद्रोह है। वहां की जनता जो है उनके विचारों के साथ नहीं है, इसलिए वहां पर तरह तरह की आवाजें उठ रही हैं। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो है सेकंड टेन्योर हो रहा है प्रेसिडेंट का, इसलिए उनको अगला टेन्योर की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, इसलिए वो अपना डिक्टेटर एटीट्यूड दिखा रहे हैं और इसमें जो मर्जी वो करने चले जा रहे हैं जी। एक बड़े शर्म की बात है कि अमेरिका के जैसे राष्ट्रपति नोबेल प्राइज के लिए तरह तरह की हरकतें कर रहा है, जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए वहां की जनता जो है इनसे बहुत ज्यादा नाराज है और इससे अमेरिका की जो रेपुटेशन है पूरे विश्व में, इज्जत की जगह इस वक्त अमेरिका को बहुत ही दूसरी नजरों से देखा जा रहा है। संजीव सर, अब ये अगर हम कहें, हमारे यहाँ भारत में तो बहुत मशहूर एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या अमेरिका इसी कहावत को यहाँ पर, और अगर इसके खिलाफ आवाज यूएन में नहीं उठी या इसके खिलाफ बाकी देश जो है वो नहीं आए, वो भी पुरजोर तरीके से, सिर्फ कहना मात्र नहीं,
बल्कि आना है उनको सामने आ करके वेनेजुएला का, कोलंबिया का, इन सबका सपोर्ट उनको करना है, जो कि चाइना करेगा, रशिया भी इस चीज को लेकर के करेगा। अब ऐसे में बताइए कि अगर ये नहीं हो पाए तो वही चीज हो जाएगी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी अमेरिका जो चाहेगा वही होगा। देखिए, इस बात की नितांत आवश्यकता है कि जो विश्व में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना करके रखा जाए जी। और उस पर कोई भी अगर खतरा पैदा अगर करता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी अन्य राष्ट्र क्यों ना हो, तो उसका निसंदेह विरोध होना चाहिए। इस तरीके की जो भी स्टेप्स, मिस स्टेप्स, रादर ब्लंडर्स अगर कोई करता है, अमेरिका भी अगर करता है, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। क्योंकि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर यदि विश्व की व्यवस्था में इसको अगर इसका वायलेशन किया जाएगा, तो ऐसे में ये जो परमाणु हथियारों के जखीरे पर बैठी हुई जो दुनिया है, उसका कब विनाश हो जाए वो कुछ नहीं कह सकते। थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थितियां अगर नहीं आने देनी है, तो उसके लिए एक विश्व में नियम आधारित व्यवस्था को सपोर्ट करना होगा और उसको डिफेंड करने की जो लगातार कोशिश होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब कभी भी इस तरीके के कोई स्टेप्स उठाए हैं, खासकर ट्रंप प्रशासन ने, अगर पिछले आपका रिकॉल में भी देखिए तो वो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आ गए थे। पेरिस क्लाइमेट डील जो कि बहुत ही लंबे समय के निगोशिएशंस के बाद पूरे धरती के अस्तित्व को बचाने के लिए, वातावरण परिवर्तन के संकट से जूझने के लिए राष्ट्रों ने नेगोशिएट की थी और उसमें अमेरिका भी उसमें शामिल था और प्रेसिडेंट ओबामा के कार्यकाल के दौरान ये नेगोशिएशंस में अमेरिका शामिल था। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यू था ये था कि इसकी वजह से हमें जॉब लॉसेस हो रही हैं, हमारी कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो अमेरिका को इससे कोई फायदा नहीं है, अमेरिका को इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो वो उसको कह के और अपने जो तर्कों को दे करके वो वहां से बाहर आ गए। लेकिन क्या उससे पेरिस क्लाइमेट डील कोलैप्स हो गई? नहीं, कोलैप्स नहीं हुई। पेरिस क्लाइमेट डील चलती रही और भारत ने और फ्रांस ने और अनेक अन्य राष्ट्रों ने, चाइना ने भी और सभी जो उसके अन्य पार्ट थे, उन्होंने इसको कैरी ऑन किया और डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका उससे बाहर था, लेकिन पेरिस क्लाइमेट डील चलती रही। अभी आप फिर देखिए तो वो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आए हैं। तो ऐसे में क्या पेरिस क्लाइमेट डील कोलैप्स हो गई? तो अमेरिका यदि कोई ऐसे मिस स्टेप्स लेगा तो अमेरिका अपने आप को आइसोलेट करेगा, लेकिन जो नियम आधारित व्यवस्था है वो तो बनी रहेगी और उसको बनाए रखने में जो अन्य जो राष्ट्र हैं, अमेरिका ही कोई सबसे बड़ी शक्ति, अमेरिका ही एकमात्र शक्ति नहीं है, अन्य शक्तियां भी हैं। विश्व की व्यवस्था आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में जब 25 वर्ष भी पूरे हो गए हैं और हम एक क्वार्टर पूरा कर चुके हैं और आप 20वीं सदी के हिसाब से सोचेंगे कि सब कुछ हम ही डिक्टेट करेंगे, तो होने वाला नहीं है। और ये नियम आधारित व्यवस्था अगर कोई वायलेट करने की कोशिश करेगा तो आलोचना तो झेलनी पड़ेगी, आलोचना तो होगी। और इस तरीके की बातों को, डिक्टेशंस को कोई मानने वाला भी नहीं है। ये बात भी बहुत स्पष्ट है, भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जो डील भारत यदि कभी कोई करेगा तो वो अपनी शर्तों के अनुसार अपने राष्ट्रीय हितों को, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए और उसको पूरी तरह से एक्सरसाइज करते हुए करेगा। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप को इस गलतफहमी से बाहर निकल जाना चाहिए कि वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे और सिर झुका करके पूरी दुनिया उनकी बात को जो है वो मानेगी। हम मलिका जी आपके पास इस बात को क्योंकि समझना जरूरी हो जाता है, जो बात का जिक्र कर रहे थे कि पूरी दुनिया को अब साथ आना होगा, बाकी देशों को भी साथ होना होगा। अगर हम किम जोंग की बात कर ले, वो सामने आ चुके हैं। चाइना तो वो तो अपने बेनिफिट के लिए है ही, वेनेजुएला को जाने नहीं देगा अपने इससे। अगर हम इधर में रशिया की बात कर ले, रशिया का एक फ्रंट पे युद्ध यूक्रेन के साथ में चल रहा है। अगर भारत की हम बात कर ले तो पाकिस्तान के साथ देखिए कि किस तरह से हमारा भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। अब इन सब में अगर यही स्ट्रैटेजी अपनाई जानी है तो हम सब देश में भाई सत्ता परिवर्तन करा देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भारत बहुत पीछे है और हमारी सैन्य ताकत नहीं है। हम तो बार बार अपनी सैन्य ताकत की एक क्षमता जो है वो दिखाई रहे हैं, पूरी दुनिया ने मान भी लिया है। यूक्रेन, अगर रशिया भी चाहे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को वो उठा ले। बट किरण जी, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, मतलब ऐतिहासिकली भारत ने कभी भी किसी भी देश में खुद से पहले अटैक नहीं किया है। वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ रहा है हमेशा। जब भी अटैक हुए हैं, चाहे आप कोई भी वॉर देखें, 99 की देखिए, कभी भी देखिए, तो हमने कभी अटैक नहीं किया है पाकिस्तान के ऊपर। हाँ। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया है। तो इंडिया
अमेरिका नहीं बन सकता, हम अमेरिका नहीं है, हम दूसरे की, चाहे वो कोई भी दुश्मन हो, दोस्त हो, हम उसको वैसे ही रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स देते नहीं, हैं। लेकिन एक जब अमेरिका तक कोई एग्जाम्पल हमें तो ना छेड़े, क्रिएट हम कर उसको रहा है ना ना। नहीं छेड़ते। मैं कि जी, ईरान आपकी बात नहीं सुन रहा है। खामनेई देखिए आज के वक्त में वो बंकर में जाकर के बिल्कुल। छिप गए हैं, क्योंकि ईरान को भी डर है, खामनेई को भी डर। अब ऐसे में एक एग्जाम्पल तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना कि अपना वर्चस्व अगर बनाना है, वर्ल्ड ऑर्डर में फिर नंबर 1 रहना है, तो आपको इस तरह की हरकतें जो है वो करनी होगी। नहीं, और ये अब क्या है कि अगर आप देखें तो अमेरिका एक तरफ से बोलता है कि हमने वॉर रुकवा दी, एक तरफ से रशिया को पूरा ज्ञान दे रहे हैं जी। कि भाई यूक्रेन और आप साथ बैठिए, तो अब वो किस मुंह से इन लोगों को बोल पाएगा? अब तो कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं, कल तो बिल्कुल। रशिया भी अटैक बिल- कर देगा यूक्रेन बिल्कुल, के इसलिए ऊपर। मल्लिका जी हम भी ये लिख करके चल रहे हैं संजीव सर कि क्या शांति गई तेल लेने। और वाकई तेल के लिए देखिए जिस तरह का जबरदस्त ये एक वॉर किया जा रहा है और जिस तरह से अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आगे आने वाले दिनों में देखना, और खासतौर से आज जो यूएन की इमरजेंसी मीटिंग होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए, अपना समय यहाँ पर देने के लिए। कर्नल शिवदान जी और कर्नल कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ते, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।